सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है, न्यायपालिका सरकार का तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है और न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य या शक्तियाँ संविधान की सुरक्षा का दायित्व इसे सौंपा गया है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारत के लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य एवं तमाम वो सभी बातें उल्लेखित की गई हैं जो भारत के नागरिक के उत्तरोत्तर विकास हेतु सहायक सिद्ध होती हैं। भारत का संविधान विस्तृत है, लिखित है, निर्मित है, व्यापक है और उसकी सुरक्षा का संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। जब भारत के संविधान की संरचना हो रही थी तो भारत के संविधान निर्माताओं ने अनेक संविधानों का अध्ययन किया, जिसमें मुख्य रूप से न्यायिक सर्वोच्चता का जो पहलू है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायपालिका हो, निष्पक्ष हो, निर्णायक हो और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उसमें क्षमता हो, ऐसा ध्येय लेकर भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की न्यायपालिका का निर्माण किया। तो हम इसके कार्यक्षेत्र का जो वर्णन करने जा रहे हैं, सबसे पहले बताना चाहेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायालय के द्वारा पुनरावलोकन माने दोबारा से जांच किए जाने की प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन यहाँ स्थापित किया गया है। जनता के हितों की सुरक्षा करने हेतु, अन्य विवादों का निपटारा करने हेतु विधि का शासन हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, सभी को कानून के समक्ष संरक्षण मिले, समान संरक्षण मिले, किसी तरह से असमानता न हो, अत्याचार न हो, शोषण न हो, दुर्व्यवहार न हो इत्यादि महत्वपूर्ण सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका को ये शक्ति प्रदान की गई। अब बात आती है न्यायिक पुनरावलोकन को अगर हम इसकी विवेचना करते हैं तो मुख्य रूप से ये बताया जाता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश को उतनी मात्रा में अवैध घोषित कर दिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा जितनी मात्रा में उसने संविधान की उल्लंघना की है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधानिकता की जांच करता है। डॉक्टर M.B. पायली के अनुसार विधायी नियमों को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की न्यायपालिका की क्षमता ही न्यायिक पुनरावलोकन का सार तत्व है। यानी लेखक ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कौन सी बात संवैधानिक है और कौन सी बात असंवैधानिक है। अब हम पढ़ते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शर्त जो अनिवार्य है। संविधान की सर्वोच्चता का होना, लिखित तथा कठोर संविधान, सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात राज्य की संघीय व्यवस्था, नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था। यानी जो इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा हो, इस बात को जांच करना है। लिखित तथा कठोर संविधान यानी आसानी से संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होने के पश्चात उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं। नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन इन सब पहलुओं पर महत्वपूर्ण रूप से
अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए कार्य करने का या कार्य को संपन्न करने का कार्य किया जाता है। अब प्रश्न आता है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के कौन से उल्लेख देखने को मिलते हैं? तो हम बता रहे थे कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के जो उल्लेख देखने को मिलते हैं वो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 12, 32, 226, 246, 345, क्षमा चाहेंगे 245, 368, 132 में न्यायिक पुनरावलोकन के लक्षणों को देखा जा सकता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विवेचना निम्न बिंदुओं से की गई है। अनुच्छेद 4 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों में बंधनकारी होगी। अनुच्छेद 13 में यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 246 में संघ एवं राज्यों की विधायी सीमा का उल्लेख किया गया। यदि कोई भी इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 368 में उल्लेख है, यदि कोई संविधान संशोधन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बारे में भी बताया गया है। यानी उच्च न्यायालय के कोई निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। अनुच्छेद 131 एवं 132 में सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका अपने दायित्वों की पूर्ति भारतीय नागरिकों के हितों में राज्य व केंद्र सरकार के संबंधों की सुरक्षा अनेक अनुच्छेदों के माध्यम से करती है। यानी स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि यदि किसी राज्यों का, किन्हीं संस्थाओं का, व्यक्ति विशेष का, जहाँ कहीं भी उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति पर कुछ सीमाएं भी हैं। यानी अधिकार क्षेत्र सीमित किया गया है। अधिकार क्षेत्र किस तरह से सीमित किया गया है कि भारत देश ने न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक सर्वोच्चता का महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका के संविधान से लिया, लेकिन भारत देश में न्यायपालिका के पास ये क्षेत्र व्यापक नहीं है। भारत का संविधान विस्तृत होने के बावजूद केंद्र व राज्यों में विषयों व शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से करता है। इसलिए इतना अधिक विस्तृत रूप से सारी बातों का उल्लेख किया गया है कि अस्पष्ट कुछ भी नहीं है। और जहाँ कहीं असमानता, अराजकता या दुराचार, व्यभिचार या भ्रष्टाचार या अन्य कोई भी प्रक्रियाएं होती हैं तो न्यायपालिका के द्वारा उनकी जांच का कार्य करके उसे सिद्ध करके अपराध घोषित किया जा सकता है। फिर बात आती है कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी गिनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वह अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहता है
तो किसी के दूसरों के अधिकारों का हनन भी ना करे, और यदि ऐसा होता है तो वह न्यायपालिका के समक्ष अपनी बात को रखकर न्याय संगत ढंग से निर्णय करवाने में सफल सिद्ध भी हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि भारत के संविधान में किस तरह न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सके, नागरिक अधिकारों को संरक्षण मिल सके, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो सके, कहीं भी उनके अहित होने की संभावना हो, तो वह इसके लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर न्याय प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त हो रहा है और फिर मिलते हैं अपन। नमस्कार।